फैमिलीज के साथ अपने काम में मुझे अक्सर एक ऐसी गहरी पैटर्न दिखती है जो इंडियन फैमिलीज की रिच कल्चरल टेपेस्ट्री में बहुत आम है। इसे हम पेरेंटल गॉड कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसमें रिलीजन की बात नहीं है। इसमें पेरेंट का ये मानना होता है कि वे अपने बच्चे के लिए सब कुछ सबसे अच्छा जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पेरेंट हैं। ये उनका मानना होता है कि उनका तरीका ही इकलौता सही तरीका है और उनके प्लान से कोई भी डेविएशन डिसरेस्पेक्ट या फेलियर माना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स ऐसे डायनामिक बनाता है जहां पेरेंट एक ऑनल नोइंग, ऑनल पावरफुल फिगर की तरह काम करते हैं, बच्चे की अपनी आइडेंटिटी, डिजायर्स और स्पिरिट को उभरने और फ्रीली सांस लेने की बहुत कम जगह छोड़ते हैं। पेरेंट का प्यार कंडीशनल हो जाता है, ओबीडियंस और कंफॉर्मिटी से जुड़ा होता है, बजाय इसके कि बच्चे को उसकी ट्रू आइडेंटिटी के लिए सेलिब्रेट करें। इस कॉम्प्लेक्स के साइंस को अक्सर अच्छी डिसिप्लिन्ड पेरेंटिंग अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। एक की साइन है सुनने की इनएबिलिटी। जब बच्चा कोई अलग ओपिनियन या फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो गॉड कॉम्प्लेक्स वाला पेरेंट उन्हें सच में नहीं सुनता। इसके बजाय वे बच्चे की गलत सोच को करेक्ट करने के लिए जवाब तैयार कर रहे होते हैं। एक और साइन है बच्चे के लिए सभी मेजर लाइफ डिसीजन लेना, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी और करियर पाथ से लेकर उन्हें किससे शादी करनी चाहिए। ये इस एड में किया जाता है कि हम जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, लेकिन ये बच्चे को उनकी अपनी लाइफ जर्नी से वंचित करता है। ये पेरेंट्स अक्सर इमोशनल मैनिपुलेशन जैसे गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए, ये कहकर जो कुछ हमने तुम्हारे लिए किया है क्या तुम हमें ऐसे चुकाओगे। एक और क्लियर इंडिकेटर है अपने बच्चे की दूसरों से लगातार तुलना करना। शर्मा जी के बेटे को देखो, वह इंजीनियर है, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बन सकते। यह स्टेटमेंट मोटिवेट करने के लिए नहीं होता, यह कंट्रोल का एक टूल है जिसे इनएडेक्वेसी की फीलिंग्स पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बच्चे को लगता है कि उनकी वर्थ इनहेरेंट नहीं है, बल्कि किसी और की अचीवमेंट्स के अगेंस्ट मापी जाती है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स वाले पेरेंट्स शायद ही कभी माफी मांगते हैं। गलती मानना मतलब यह मानना होगा कि वे इनफैलेबल नहीं हैं, जो उनकी अल्टीमेट अथॉरिटी की पोजीशन को थ्रेटन करता है। वे अपने एक्शंस को हमेशा सही मानते हैं क्योंकि वे उनके अच्छे इंटेंशन से प्रेरित होते हैं, बच्चे पर इमोशनल इंपैक्ट की परवाह किए बिना। आखिर में यह कॉम्प्लेक्स एक गहरे डर में निहित है। ये अननोन का डर है, अपने बच्चे के फेल होने का डर है और सोसाइटी क्या कहेगी इसका डर है। पेरेंट अपनी खुद की एंजाइटीज और अनफिल्ड ड्रीम्स को अपने बच्चे पर प्रोजेक्ट करते हैं, बच्चे को एक अलग इंडिविजुअल के रूप में नहीं बल्कि चीजों को सही करने के लिए एक दूसरा मौका मानते हैं। वे मानते हैं कि अपने बच्चे की लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करके वे उन्हें दर्द से बचा सकते हैं और उनकी सक्सेस की गारंटी दे सकते हैं। हालांकि ये टाइट ग्रिप जो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है उस स्पिरिट को ही सफोकेट कर देती है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कंट्रोल और रिसेंटमेंट का एक ऐसा साइकिल बनता है जो जनरेशंस तक चल सकता है। इस पैटर्न को ठीक करने के लिए हमें पहले अंडरस्टैंडिंग ना होगा कि यह कहां से आता है। इंडियन कल्चर में पेरेंटल गॉड कॉम्प्लेक्स प्यार की कमी से नहीं पैदा होता, विरोधाभासी रूप से यह अक्सर गहरी, हालांकि गलत देखभाल की जगह से बढ़ता है। यह सदियों की ट्रेडिशनों से बहुत प्रभावित होता है जो एक हायरार्किकल फैमिली स्ट्रक्चर पर जोर देती हैं। इस मॉडल में बड़ों का सम्मान किया जाता है और उनकी बुद्धिमत्ता को एब्सोल्यूट माना जाता है। पेरेंट्स आर लाइक गॉड्स कहावत को शाब्दिक रूप से लिया जाता है, जिससे एक पावर इम्बलेंस बनता है जहां पेरेंट्स से सवाल करना डिसरेस्पेक्ट का एक गहरा कार्य माना जाता है। यह कल्चरल कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों इस डायनामिक को नॉर्म मानते हैं, शायद ही कभी इसकी इमोशनल कॉस्ट पर सवाल उठाने के लिए रुकते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम जबकि एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क प्रदान करता है, इस कॉम्प्लेक्स को भी मजबूत कर सकता है। एक मल्टी जेनरेशनल घर में कंफर्म होने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। यंग पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को वैसे ही पालते हैं जैसे उन्हें पाला गया था, आंशिक रूप से अपने बड़ों के सम्मान में और आंशिक रूप से क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो वे जानते हैं।
इंडिविजुअलिज्म को फैमिली यूनिटी और ऑनर के लिए खतरा माना जा सकता है। बच्चे के चुनाव सिर्फ उनके अपने नहीं होते, उन्हें पूरी फैमिली पर एक रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जाता है। यह बहुत बड़ा सोशल प्रेशर पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ को कसकर कंट्रोल करने के लिए मजबूर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कम्युनिटी के उस सांचे में फिट हों जो एक अच्छे और सफल बच्चे के लिए होता है। इसके अलावा इंडिया में सोशल एक्सपेक्टेशन सक्सेस की स्पेसिफिक डेफिनेशंस पर बहुत जोर देती है। आमतौर पर मेडिसिन, इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज में करियर तक सीमित एक वर्थी लाइफ का यह नैरो व्यू पेरेंट्स के लिए जबरदस्त एंजाइटी पैदा करता है। वे मानते हैं कि अपने बच्चे को इन प्री अप्रूव्ड पाथ्स में से किसी एक पर धकेलना उनका पवित्र कर्तव्य है, क्योंकि यह उनके फ्यूचर को सिक्योर करने और फैमिली की सोशल स्टैंडिंग को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। लोग क्या कहेंगे का डर एक शक्तिशाली ड्राइवर बन जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के चुनावों को माइक्रो मैनेज करने के लिए मजबूर करता है ताकि सोशल जजमेंट से बचा जा सके। उनका कंट्रोल एक डिफेंस मैकेनिज्म है उस कल्चर के खिलाफ जो जल्दी जज करता है और डेविएशन को स्वीकार करने में धीमा होता है। यह बिहेवियर पेरेंट्स के अपने पालन पोषण की विरासत भी है। आज के कई पेरेंट्स इसी तरह के माहौल में पले बढ़े हैं, जहां उनके अपने सपने और इच्छाएं ड्यूटी और परंपरा के पक्ष में दबा दी गई थीं। बिना कभी अपनी इमोशनल चोटों को कॉन्शियसली प्रोसेस किए वे अनजाने में वही पैटर्न अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, वे बस उस स्क्रिप्ट को फिर से दोहरा रहे हैं जो उन्हें दी गई थी। वे मानते हैं कि चूंकि वे इस सिस्टम के तहत बचे और यहां तक कि फले फूले, तो यह सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका है। वे अनजान हैं कि अपनी इच्छा थोपकर वे इमोशनल सप्रेशन के एक चक्र को बनाए रख रहे हैं, बजाय इसके कि ऑथेंटिक सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल्स की एक पीढ़ी को बढ़ावा दें। इस पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे के इनर वर्ल्ड पर गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर होता है। गॉड कॉम्प्लेक्स के साये में पले बढ़े बच्चे अक्सर ऐसे एडल्ट्स बनते हैं जिनकी सेल्फ की सेंस बहुत कमजोर होती है। जब आपके सभी डिसीजन आपके लिए लिए गए हों, तो आप कभी अपनी इनर वॉइस को सुनना नहीं सीखते। इससे एडल्टहुड में क्रोनिक सेल्फ डाउट और इंडिसिसिवनेस होती है। वे लगातार एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं क्योंकि उन्हें कभी खुद को वैलिडेट करना नहीं सिखाया गया था। उनकी सेल्फ वर्थ दूसरों को खुश करने से, खासकर अथॉरिटी फिगर्स से खतरनाक रूप से जुड़ जाती है, जिससे वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के प्रति कमजोर हो जाते हैं। वे यह जानने के लिए संघर्ष करते हैं कि वे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के बाहर कौन हैं। यह लगातार कंट्रोल, गहरी रिसेंटमेंट और इमोशनली सफोकेटेड महसूस करने की भावना को भी पैदा करता है। जबकि बच्चा कालमी बनाए रखने के लिए बाहर से कंप्लाई कर सकता है, अंदर एक शांत विद्रोह अक्सर सुलगता रहता है। यह एंजाइटी, डिप्रेशन या पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के रूप में सामने आ सकता है। एडल्ट्स के रूप में वे खुद को एक ऐसी लाइफ जीते हुए पा सकते हैं जो पूरी तरह से अनऑथेंटिक लगती है, जिससे मिड लाइफ क्राइसिस होता है, जहां वे हर उस चीज पर सवाल उठाते हैं जिसके लिए उन्होंने काम किया है। अपने पेरेंट्स के लिए जो प्यार वे महसूस करते हैं वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गुस्से और अपने ट्रू सेल्फ के लिए देखे या एक्सेप्ट नहीं किए जाने के दर्द की फीलिंग्स के साथ उलझ जाता है। यह रिलेशनशिप में एक दर्दनाक दूरी पैदा करता है, जहां सच्ची इमोशनल इंटीमेसी इम्पॉसिबल होती है। इसके अलावा बच्चे की हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की एबिलिटी बुरी तरह से रुक जाती है। जब आपको यह सिखाया जाता है कि अपने पेरेंट्स को ना कहना अल्टीमेट सिन है, तो आप सीखते हैं कि आपकी जरूरतें दूसरों की जरूरतों से कम इंपॉर्टेंट हैं। यह कंडीशनिंग लाइफ में बाद में दूसरे रिलेशनशिप्स में बाउंड्री स्थापित करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है। वे क्रोनिक पीपल प्लीजर्स बन सकते हैं, डिमांडिंग बॉस, पार्टनर या फ्रेंड्स को ना कहने में असमर्थ। वे कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपनी भलाई का त्याग करते हैं, उस डायनामिक को फिर से खेलते हैं जो उन्होंने बचपन में सीखा था। अपनी खुद की एनर्जी और इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करने की यह इनेबिलिटी बर्नआउट और दुनिया द्वारा हल्के में लिए जाने की लगातार भावना को जन्म दे सकती है।
गॉड कॉम्प्लेक्स की अल्टीमेट ट्रेजेडी यह है कि यह बच्चे को रेजिलियंस डेवलप करने से रोकता है। रेजिलियंस गलतियां करके, परिणामों का सामना करके और उनसे सीख कर बनती है। जब पेरेंट अपने बच्चे के रास्ते से हर बाधा हटा देता है और हर कदम तय करता है, तो बच्चा लाइफ की इनएविटेबल चैलेंजेस को नेविगेट करने के लिए आवश्यक इमोशनल मसल्स कभी डेवलप नहीं करता। वे फेलियर से डरने लगते हैं क्योंकि इसे हमेशा सबसे खराब पॉसिबल आउटकम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एडल्ट्स के रूप में जब वे अपने पेरेंट्स के मार्गदर्शन के बिना एक सेटबैक का सामना करते हैं, तो वे पूरी तरह से खोया हुआ और अभिभूत महसूस कर सकते हैं। एडवर्सिटी पर काबू पाने और अपना रास्ता खोजने की अपनी क्षमता पर भरोसा करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। इस गहरी पैटर्न को तोड़ना विद्रोह नहीं है, यह एक इवोल्यूशन है। इसमें एडल्ट बच्चे से अपनी ऑथेंटिसिटी में कदम रखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पहला कदम छोटे, मैनेज होने वाले बाउंड्रीज से शुरू करना है। आपको किसी बड़े कॉन्फ्रंटेशन से शुरू करने की जरूरत नहीं है। यह इतना आसान हो सकता है जितना कहना, सुझाव के लिए धन्यवाद मॉम डैड, लेकिन मुझे इस पर खुद सोचना होगा, या मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं आज अपने पर्सनल रिलेशनशिप चॉइस पर चर्चा नहीं करूंगा। कुंजी शांत, दृढ़ और सुसंगत रहना है। यह अनादर करना नहीं है, यह सम्मानपूर्वक यह बताना है कि आप अपने मन के साथ एक सॉवरेन इंडिविजुअल हैं। कम्युनिकेशन समझ का पुल है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक शांत पल खोजें जिसमें मैं वाले स्टेटमेंट का उपयोग करें, जिससे ब्लेम लगने की संभावना कम हो। यह कहने के बजाय कि आप हमेशा मुझे कंट्रोल करते हैं, कोशिश करें, जब मेरी चॉइस पर विचार नहीं किया जाता है तो मुझे दुख और अनसुना महसूस होता है। उनके लिए अपना प्यार और सम्मान साझा करें, लेकिन यह भी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके लिए एक खुश और फंक्शनल एडल्ट होने के लिए आपको अपने डिसीजन लेने और यहां तक कि अपनी गलतियां करने के लिए जगह चाहिए। इस बातचीत को कई बार करना पड़ सकता है। लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, बल्कि दिल से ईमानदार बातचीत का एक नया चैनल खोलना है जो पहले बंद था। अपने इमीडिएट फैमिली के बाहर एक सपोर्ट सिस्टम बनाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक थेरेपिस्ट या एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें जहां आप बिना जजमेंट के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। बाहरी वैलिडेशन आपको दृढ़ रहने के लिए आवश्यक ताकत और परिप्रेक्ष्य दे सकता है। यह सपोर्ट नेटवर्क आपको याद दिलाता है कि आपकी स्वायत्तता की इच्छा स्वस्थ और सामान्य है, स्वार्थी या गलत नहीं है। जब आपके पेरेंट्स से इमोशनल ब्लैकमेल या गिल्ट आपको खुद पर संदेह कराता है, तो वे आपका सहारा बन सकते हैं। यह बाहरी सपोर्ट लाइफ टाइम फैमिली डायनामिक को बदलने के लिए आवश्यक इमोशनल रेजिलियंस बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में इस यात्रा को करुणा के साथ अपनाएं, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। याद रखें, उनका व्यवहार प्यार की कमी से नहीं, बल्कि डर और कल्चरल कंडीशनिंग से आता है। जैसे जैसे आप बाउंड्रीज निर्धारित करते हैं, वे गुस्से या दुख के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया उलट ब्रिजेट हो रही है। अपनी जरूरतों में दृढ़ रहते हुए उनकी भावनाओं के लिए जगह बनाएं। सच्चा बदलाव धीमा और क्रमिक होता है। लक्ष्य रिश्ते को तोड़ना नहीं है, बल्कि इसे आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते में बदलना है, न कि ऑब्लिगेशन पर। एक कॉन्शियस रास्ता चुनकर आप न केवल खुद को मुक्त करते हैं, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी असली आप से जुड़ने के लिए एक सुंदर निमंत्रण देते हैं, जिससे एक अधिक प्रामाणिक और प्यार भरी फैमिली विरासत का मार्ग प्रशस्त होता है।